अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन लैंग्वेज। माय नेम इज़ अनम और आज का हमारा एडिटोरियल है बिटवीन रेड स्क्वायर एंड पहलगाम। रेड स्क्वायर एंड पहलगाम, इस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इस आर्टिकल में दो चीज़ों के बारे में कंट्रास्टिव स्टडी की गई है, कंट्रास्टिव टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। राइट, हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करना है द मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट इज दिस पैराग्राफ एंड वी विल सी हाउ दीज टू इवेंट्स हैव बीन कंट्रास्टिव इन दिस राइटिंग। सो इस पैराग्राफ में हमारे पास टोटल 3 सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। हमने देखना है कि अगर दो इंसिडेंट्स में कंट्रास्ट किया जाए तो हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह बना सकते हैं। राइट, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस किया गया है। वी विल ऑल्सो सी अबाउट इट। ओके जी, सबसे पहले हम देखें कि रेड स्क्वायर वेयर बोथ ऑफ दीज थिंग्स और प्लेसेस आर। रेड स्क्वायर भी एक जगह का नाम है, पहलगाम भी एक जगह का नाम है। रेड स्क्वायर है रशिया में और पहलगाम है कश्मीर में। राइट, और रेड स्क्वायर जो रशिया में सिटी है वो है मॉस्को और पहलगाम लाइक इंडिया में है, बट इन कश्मीर सिटी का नाम कश्मीर है। अगर हम सरफेस लेवल पे बात करें तो रेड स्क्वायर इज़ वेरी फेमस फॉर द मिलिट्री पावर। सो दिस इज़ रेड स्क्वायर एंड इट इज़ फेमस फॉर द परेड, जहाँ पे आर्मी और मिलिट्री परेड करते हैं, ये वो जगह है। ठीक है, तो ये तो हो गया लिटरल सेंस में। अब अगर यहाँ पे आर्मी और मिलिट्री परेड करते हैं, देन व्हाट इट सिंबलाइजेस, इसका सिंबल क्या है, ये हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है। इसका सिंबल ये है कि यहाँ पे मिलिट्री पावर है। ठीक है, पावर एक्सर्ट होती है, ये जगह पावर शो करवाती है। अगर टाइटल में रेड स्क्वायर का नाम आ गया है, इट मीन्स कि ये मिलिट्री पावर को एसोसिएट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, या पॉलिटिकल पावर को टारगेट कर रहा है, सिर्फ जगह को डिस्कस नहीं करना। राइट, तो सिंबलिज्म इसका क्या हमें बता रहा है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द पहलगाम, दिस इज अ प्लेस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लिटरल सेंस में अगर हम देखें तो इट कन्वेज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी, सीनरिटी, लाइक पीस, काम। एंड व्हाट्स द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस प्लेस। एज वी नो इट इज इन कश्मीर, ये जगह कश्मीर में है एंड कश्मीर इज अ प्लेस जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन। इट शोज, इट सिंबलाइजेज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। राइट, सो जगह तो बहुत खूबसूरत है, इट इज़ पीसफुल, बट स्टिल एट द सेम टाइम इट इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज द कंट्रास्ट हेयर एट वन प्लेस। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रेड स्क्वायर और पहलगाम, इन दोनों के दरमियान कंट्रास्ट क्या है कि सिमिलैरिटी ये है कि ये भी पावर को शो कर रहा है और ये भी कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है। सो बोथ ऑफ दीज आर लाइक एसोसिएटेड इन अ पॉलिटिकल सेंस। राइट, चलें जी, अब राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है इस सिचुएशन से कि रेड स्क्वायर और पहलगाम में क्या कंट्रास्टिव सीक्वेंस बना है और क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, राइटर ने इसको किस तरह कन्वे किया। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन डेंस स्मोक वाज बिलोइंग फ्रॉम द डेडली फायरिंग्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन फ्राइडे। राइटर कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गहरी डेंस घनी स्मोक यानी कि धुआं उड़ रहा था, बिलोइंग चल रहा था, ब्लो हो रहा था फ्रॉम द डेडली फायरिंग्स। डेडली फायरिंग्स, वो ये भी कह सकता था फ्रॉम द फायरिंग्स, बट नो, उसने इस फायरिंग को एक वर्ड देकर उसको बताया है कि वो फायरिंग किस तरह की थी। इससे वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि फायरिंग डेडली थी, यानी कि उस फायरिंग से लोग मारे गए। राइट, तो आपने सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करना, आपने सिचुएशन की एक पिक्चर बनानी है रीडर के सामने। तो उसने बोला कि फायरिंग डेडली थी, इट मीन्स कि इस फायरिंग से नुकसान भी हुआ है। फायरिंग कहाँ पर हुई? अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन फ्राइडे। एलओसी बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर है, तो फ्राइडे वाले दिन ये सब हुआ। According to writer, smartly turned out military columns from 23 countries were paying homage at Moscow's Red Square to the 27 million fallen men and women of the USSR who defeated Nazi Germany, captured Berlin, and forced Hitler to shoot himself. What is this? I mean, इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि MS वर्ड की अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटेंसेस पे जा रहा है, और इसमें दिस इज फुल ऑफ डिटेल, फुल ऑफ हिस्ट्री, फुल ऑफ क्रक्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट एज वेल। सो राइटर ने पहले बताया कि फायरिंग हो रही है कहाँ पर? पहलगाम में। ठीक है, ये पता चल गया हमें। आगे उसने कहा स्मार्टली टर्न्ड, अब यानी कि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पेज को टर्न करें, जब एक पेज टर्न होता है तो एक न्यू स्टोरी क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली इन टर्निंग द पेजेस इट ऑल्सो सिमिलाइजेज विद द लाइक टर्निंग द सेंचुरीज इनटू द रियलिटीज, के जैसे सेंचुरी गुजर गई है और फिर एक पेज टर्न हुआ तो न्यू स्टोरी बिगिन होगी। तो उसी तरह उन्होंने कहा है कि स्मार्टली टर्न आउट, कि अगर हम टर्न आउट करें, अगर हम देखें किसकी तरफ, मिलिट्री कॉलम्स की तरफ, जो मिलिट्री कॉलम्स यानी कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनको देखें फ्रॉम 23 कंट्रीज, 23 ममालिक से आए, वर पेइंग होमेज, जो दे रहे थे, होमेज यानी रिस्पेक्ट, और ट्रिब्यूट, जो कि ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं कि वो परेड कर रहे थे एट मॉस्कोज रेड स्क्वायर, मॉस्को के जो प्लेस है रेड स्क्वायर में। ठीक है, वो ट्रिब्यूट किसे दे रहे थे, किसके लिए वो ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे थे? टू द 27 मिलियन फॉलन मैन एंड वुमेन, 27 मिलियन मर्द और ख़वातीन जो कि USSR में थे और वो फॉलन हो गए थे। फॉलन मतलब मारे गए थे। हु डिफीटेड, जिन लोगों ने, यानी कि जब वो मारे गए तो उनकी वजह से एक हिस्ट्री बनी। वो हिस्ट्री क्या थी? हु डिफीटेड, जिन्होंने शिकस्त दी नाजी जर्मनी को, यानी कि जर्मनी को उन्होंने शिकस्त दी। आर यू एबल टू रिलेटेड विद समथिंग इन द हिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड वॉर 2? राइट, हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर दी सेकेंड, द राइट वे टू प्रोनाउंस इट, वर्ल्ड वॉर दी सेकेंड। तो वो कहना चाह रहा है, राइटर कहना चाह रहा है कि एक तरफ क्या हो रहा है, पहलगाम पे अटैक हो रहा है, पहलगाम पे लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चल रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि 27 मुल्कों की जो मिलिट्री है वो मिल के एक ट्रिब्यूट दे रही है, एक एजाज़ बख्श रही है किसको? उन 27 मिलियन फॉलन मैन एंड वुमेन्स को जो कि USSR में शामिल थे। USSR में वो मारे गए, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत और काविशों की वजह से उन्होंने जर्मनी को डिफीट किया। एंड व्हाट एल्स हैपेंस एट दैट टाइम, दैट कैप्चर द बर्लिन, और फतह के तौर पे बर्लिन को कैप्चर किया, एंड फोर्स्ड हिटलर टू शूट हिमसेल्फ, और इन्हीं लोगों ने और इसी जंग ने, इसी वॉर ने हिटलर को फोर्स किया कि वो अपने आप को शूट कर ले। सो दिस सेंटेंस इज लाइक फुल ऑफ ट्रक्स एंड फुल ऑफ ज्यूस, के उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट वाई दीज टू थिंग्स आर बीइंग रिलेटेड। तो अगर हम देखें कि पहलगाम में क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ऑन द अदर साइड
यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड स्क्वायर में एक रिस्पेक्टेबल और विक्ट्री की सिचुएशन है, यानी कि विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेशक फॉलन पीपल का जिक्र है, बट इट रेजेस द स्टेटस ऑफ यूएसएसआर। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो फॉलन भी हो गए, बट एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेन, हमने जर्मनी को शिकस्त दे दी, हमने बर्लिन को कैप्चर कर लिया और हिटलर को इस काबिल छोड़ दिया कि वो सुसाइड कर ले, राइट। तो इन दो चीज़ों में कंट्रास्ट हुआ है कि एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दूसरी जगह पे विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है। एंड इट इज़ एट द सेम टाइम व्हेन का जब जिक्र आया कि व्हेन का जिक्र आया दैट इट हैपेंस ऑन द फ्राइडे, इट इज़ हैपनिंग ऑन द सेम डे। ऑन द अदर हैंड अगर हिटलर का ये भी लिख देते हैं एंड फोर्स हिटलर टू सुसाइड। अब सुसाइड में टू यूज़ लेस वर्ड्स इज समटाइम्स फील मोर इंटेलेक्चुअल, बट टू यूज़ मोर वर्ड्स इज जस्ट टू हेल्प द रीडर टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दैट सीन। तो यहाँ पर राइटर ने जो वर्ड्स यूज़ किया है कि हिटलर को फोर्स किया कि वो अपने आप को शूट कर ले। वाई शूट? क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर जिक्र हो रहा था फायरिंग का और यूएसएसआर के लोग भी कुछ मारे गए। एट द सेम टाइम उन्होंने बजाय सुसाइड के इन चीज़ों से लिंक करते हुए द वर्ड शूट इज द बेस्ट सुटेबल वर्ड। सो दिस इज हाउ राइटर्स राइट। So let's move towards the another sentence. Had the South Asians neighbors been more agreeably engaged than pursuing a destructive campaign against each other? हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे had की जगह if लगा देना, राइट। अब सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ते हैं। If South Asian neighbors been more agreeably engaged than pursuing destructive campaign against each other, अगर साउथ एशिया के जो लोग हैं, जो नेबर्स हैं यानी कि पाकिस्तान इंडिया, मोर एग्रीएबली अगर वो राजी होकर इंगेज हो जाएं, यानी कि पॉजिटिवली अपने रिलेशन को बिल्ड करें, देन बजाय इसके कि वो डिस्ट्रक्टिव कैंपेन्स को एक्टिवेट करें अपने मुल्क में, यानी कि तबाहकुन कामों में, साजिशों में अपने आप को शामिल करें, उसको परस्यू करें, उसको इनिशिएट करें अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। अगर साउथ एशिया के नेबर्स बजाय डिस्ट्रक्टिव कैंपेन्स के पॉजिटिव इंगेजमेंट में अपने आप को शामिल करें, देन व्हाट? देन इट विल गिव अ वे टू फॉर्म अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर इक्विटेबल पीस एंड सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ये फिर एक नई दुनिया बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा पुरअमन हो और सस्टेनेबल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशहाल हो। चलें जी, इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे लिखा है द थॉट इज टू एंटिसाइजिंग टू इग्नोर। एंटिसाइजिंग का मतलब होता है दिलकश, ठीक है, और टू इग्नोर वो कह रहे हैं कि ये जो ख्याल है कि साउथ एशिया के नेबर्स आपस में इंगेज हो जाएं, ये जो ख्याल है, दिस थॉट इज़ टू एंटिसाइजिंग टू इग्नोर, ये इतनी दिलकश है कि इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाए। इट इज़ सो लाइक फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव दैट इट कांट बी इग्नोर। सो ये सेंटेंस, ये फ्रेज इसलिए इस्तेमाल किया गया, एंड दिस इज आई गेस अ वेरी गुड फ्रेज टू यूज़ इन सम अनरियलिस्टिक सिचुएशंस, कि कोई ऐसी अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि हम उसको बयान करें कि अगर ऐसा हो जाए ना, देन दिस सिचुएशन वुड बी लाइक टू एंटिसाइजिंग टू इग्नोर। सो रिमेंबर दिस फ्रेज। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो क्या इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो फौज थी, ट्रूप्स थे, वो भी शायद इस मार्च में शामिल होते, जो कि चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, इजिप्शियन एंड अदर कॉमरेड्स, यानी कि जो बाकी के फौजी दस्ते भी शाना बशाना एक दूसरे के साथ मिलकर यूएसएसआर की तरफ से और रशिया में रेड स्क्वायर पर परेड कर रहे थे, तो उनके साथ इंडिया और पाकिस्तान के ट्रूप्स भी शामिल होते, मार्च करते, प्रेजेंट करते। तो ये क्या करता? टू परस्यू, ताकि एक न्यू चीज़, एक नया रास्ता निकलता किसकी तरफ? अ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की तरफ। ऑर्डर फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर द इक्विटेबल पीस एंड सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी। किस चीज़ के लिए? फॉरवर्ड, ताकि एक पुरअमन और खुशहाल दुनिया का नक्शा सामने आ जाता, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस की अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ ऐसे होगी, अगर एशियाई हमसाए आपस में लड़ने के बजाय बाहमी तावन में मसरूफ़ होते, राइट, बाहमी तावन में मसरूफ़ होते, तो ये तसव्वुर बहुत दिलकश होता कि भारतीय और पाकिस्तानी फ़ौजें चीन, रशिया, उज़्बेकिस्तान, इजिप्शियन और बहुत से ममालिक के सिपाहियों के साथ मिलकर शाना बशाना मार्च कर रहे थे और एक ऐसे नए आलमी निज़ाम के लिए जो कि खुशहाल और पुरअमन आलमी निज़ाम बन जाए, उसकी बुनियाद रखते, उसके लिए रास्ता निकालते। अब इस सेंटेंस में, इस जुमले में बात शुरू हुई है अगर से। अगर ऐसा होता तो ऐसा भी होता, राइट। तो ये सारी बात किस चीज़ पे बेस कर रही है? अनरियलिस्टिक थिंग पे, जो कि रियल में नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं वो रियल में हो जाती। ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट है जो हम कहें कि अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम पास हो जाते, कि अगर पास्ट में मेहनत हो जाती ना तो पास फ्यूचर में हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आता, बट पास्ट में मेहनत नहीं हुई तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं है। तो वो भी कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाते, अच्छे ताल्लुकात बना लेते, तो आज पाकिस्तान इंडिया की फौजें भी इनके साथ मिलकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर देती, ठीक है। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और तो फ्यूचर में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रामर के कौन से वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है? हमारे पास जो फर्स्ट फ्रेज है, जो कॉमा से पहले है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ या हैड से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इस्तेमाल होता है, और जो नेक्स्ट फ्रेज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो नेक्स्ट फ्रेज होता है उसमें वुड का इस्तेमाल होता है। तो वुड का इस्तेमाल लाइक विल एंड वुड। तो विल हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड, तो वो काम मैं फ्यूचर में करूंगी। लेकिन वुड हम इस्तेमाल करते हैं कि जो कि हो सकता था पास्ट में, बट इट हैजंट हैपन, तो वो पास्ट में हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, तो ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। हम इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, राइट। सो व्हाट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस? इट टॉक्स अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट, थिंग्स दैट डिडंट हैपन, जो हुई ही नहीं। तो हम उनको इमेजिन करते हैं कि अगर उस वक्त तो मेरी मदद कर देती ना, तो आज मेरे पे इतना कर्जा ना होता, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशंस को डील करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड यूज होता है, एंड देन द सेकंड फ्रेज विल बी कंसिस्ट ऑफ द वुड हैव एंड द थर्ड फॉर्म। तो वुड का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वुड बी या वुड हैव, इस तरह, और थर्ड फॉर्म लगती है। तो एग्जांपल्स हमारे पास है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। तो अगर इफ आई हैड, अगर मैं मेहनत करती हार्डर,
ज़्यादा मेहनत करती तो आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं पास कर जाती, लेकिन पास्ट में मेहनत नहीं की तो फ्यूचर में भी पास नहीं हुई। इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुडंट हैव मिस द ट्रेन, अगर वो जल्दी निकल पड़ती तो वो ट्रेन को मिस ना करती, ट्रेन ना छोड़ती, तो वो पास्ट में चीज़ नहीं हुई, तो इसलिए फ्यूचर में नहीं हुआ कुछ भी। अब सवाल ये है कि हमारा जो जुमला है वो हैड से क्यों स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इफ से भी तो स्टार्ट हो सकता था। सो द थिंग इज, इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कंडीशनल। इन्वर्टेड कंडीशनल, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर हम बोले ना 2/3 और इसको इन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि जगह को रिप्लेस कर देना। तो अगर यहाँ पर आता, अगर राइटर लिखता इफ द साउथ एशियन नेबर्स, तो यहाँ पर आ जाना था हैड बीन मोर एग्रीबली एंगेज, तो ये सेंटेंस भी ठीक था, लेकिन टू जस्ट, वो कहते हैं स्टाइल मारना, राइट, तो टू जस्ट फॉर द स्टाइल एंड टू बी मोर फॉर्मल राइटिंग, एलिगेंट राइटिंग को शो करने के लिए राइटर ने अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस किया है। और एक और इन्वर्टेड कंडीशनल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड किया, वो ये है कि उसने इफ को हटा दिया और हैड से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया और बाद में हैड नहीं लगाया। तो उसने कहा है कि हैड द साउथ एशियन नेबर्स बीन मोर एग्रीबली एंगेज, तो इसका भी मतलब सेम वही बनता है कि अगर वो एंगेज होते, अगर पाकिस्तान इंडिया मिल जाते और आपस में एक अच्छा रिलेशन कायम कर लेते, तो यहाँ पे बेशक इफ लगाते या फिर हैड, इट इज जस्ट अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, इससे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और प्रोफेशनलिज्म शो होगा, अदर देन दैट मीनिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो इन द CSS, व्हाट इज द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस दैट कुड बी एडेड इन योर MCQs और अदर सेंटेंस करेक्शन पार्ट? तो इसको आपने याद रखना है, इफ प्लस हैड थर्ड would have third. So in a poetic or in a rhythmic way, I will repeat it 5 times so it could be memorized to you. मैं इसे 5 दफा रिपीट करूंगी ताकि आपको याद हो जाए और आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे, राइट? So the first time is if plus had third would have third, 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 if plus had third would have third. Yes. So I hope it will be good to memorize for you. अब आपको ये स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलता। सो वन बाय वन हम ऐसे ही सब स्ट्रक्चर्स को याद कर लेंगे थ्रू द न्यूज़पेपर। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि वुड हैव यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ किया, इट इज जस्ट फॉर द स्टाइल, जैसे कि उन्होंने हैड को यूज़ किया तो यहाँ पर उन्होंने वुड भी यूज़ किया ताकि वुड बी के साथ मार्चिंग लगाया है ताकि ज़्यादा रियलिस्टिक टोन दे सके कि अभी मार्चिंग कर रहे होते, राइट। जब ING आता है तो वो कंटिन्यूस की बात आ जाती है, तो अभी मार्च कर रहे होते पाकिस्तान और इंडिया के फौज, तो इसलिए उन्होंने यूज़ किया। और चूँकि एक सेंटेंस जो है वो पास्ट का है और पास्ट का है और जो नेक्स्ट वाला है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो पास्ट का क्या शो हो रहा है, रिग्रेट, और प्रेजेंट का क्या शो हो रहा है, विश। तो दिस इज पर्पस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के पास्ट में हमें रिग्रेट शो होता है और प्रेजेंट में हमारी विश शो होती है। तो विश क्या है राइटर की, के पाकिस्तान और इंडिया आपस में अमन से रहें और पीसफुली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इसकी स्टार्टिंग की लाइन से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि मैंने सोचा कि हम सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन्स को ही डिस्कस करेंगे, हम कम कर लें लेकिन वो इतना अच्छा करें कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारी ये जो लर्निंग है वो हमेशा हमारे साथ रहे। सो द लास्ट सेंटेंस टू डिस्कस फॉर दिस वीडियो इज देयर आर पावरफुल embodies talking the possibilities however। अब यहाँ पर भी however को शुरू में ला सकते थे, लेकिन राइटर को जी स्टाइल मारने की बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो लास्ट पे ही रखूंगा however को। however यूज़ करते हैं, however का ऑल्टरनेटिव वर्ड हो सकते हैं स्टिल, बट। कहना ये चाह रहे हैं कि लेकिन क्या हो रहा है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पॉसिबिलिटी का पीछा कर रहे हैं। स्टॉकिंग ये लफ्ज़ मतलब मैंने बताया, मुझे पता है समझ नहीं आई। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, जैसे कि एक बंदा आगे जा रहा है और एकदम उसको लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो वो ऐसे पीछे करके देखता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है, फिर ऐसे लगता है पीछे से कोई आ रहा है। तो वो मूवीज़ में होता है ना कि कोई इंसान आगे जा रहा है तो वो पीछा कर रहा होता है, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है आगे वाला इंसान, तो पीछे वाला किसी दीवार के पीछे छुप जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं स्टॉकिंग, कि किसी का पीछा करना, ताकुब करना, ठीक है, छुप छुप कर देखना या छुप छुप कर किसी की हरकतों पर नज़र रखना। तो वो कह रहे हैं कि देयर आर, यानी कुछ ऐसे हैं पावरफुल एंटीबॉडीज़, ताकतवर कुव्वतें हैं कुछ जो कि पीछे पड़ गई हैं, इस चीज़ को, इस चीज़ की तलाश में है, ताकुब कर रही हैं फॉरवर्ड फॉर दिस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली, कि ऐसा हो ना जाए, बट स्टिल अभी तक है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक साइंटिफिक वर्ड है, जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं, हो सकता है जनरल साइंस में आपको काम आ जाए। एंटीबॉडीज़ कहते हैं जो कि ब्लड में होती हैं और किसी भी वायरस के आने से हमारी एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं और वो उसको खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सेल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी यूज़ किया गया कि दिस इज एंटी, ये एंटीबॉडीज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ को खत्म करने के लिए होते हैं। तो ये कुछ ताकतवर एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ ताकतवर कुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के अमन के पीछे की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं, राइट। अब इतने से फ्रेज में, इतने से पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ पर भी लेसन आ जाते हैं। हमें यहाँ से भी समझ आ सकती है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। राइटर कहना चाह रहा है कि दो इवेंट्स में कंट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। एक किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक बात हो रही है पीसफुल एनवायरनमेंट की, जो कि रेड स्क्वायर में हो रहा है, मिलिट्री पावर को शो किया जा रहा है, और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो इन दोनों बातों का कंट्रास्ट हो रहा है, इवेंट्स को कंट्रास्ट किया जा रहा है। सेकेंडली क्या डिस्कस हो रहा है कि रीजनल सिचुएशन कैसी है। एक जगह ऐसी है कि बहुत ज़्यादा यूनिटी है, दूसरी जगह स्टिल कॉन्फ्लिक्ट है, डिसयूनिटी है। तो ये पॉजिटिविटी है और ये नेगेटिविटी है। तो रेड स्क्वायर में यूनिटी शो हो रही है, रीजनल नेबरहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइल ऑन द अदर हैंड यूनिटी नहीं है, डिस्कनेक्ट है एक दूसरे से, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से क्या होगा कि स्टिल पहली वाली बात कि मिलिट्री पावर या फिर पॉलिटिकल पावर जो है वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, इन द रीजन साइड, एंड वीकनेस कहाँ पर आएगी, इन द पाकिस्तान एंड द इंडिया। और हमने लास्ट एडिटोरियल में भी ये बात की थी दैट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन पीसफुल एनवायरनमेंट, कि ये दोनों जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इनका 100% मसले सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन स्टिल बोथ ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट,
डिपेंडेंट ऑन फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल पावर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए एक तरफ राइटर ने ग्लोबल पावर्स को डिस्कस किया कि जब पावर्स मिल जाती हैं तो 23 कंट्रीज के जो सोल्जर हैं, उनकी जो मिलिट्री है वो आपस में कंबाइन हो गया। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, ये ग्लोबल लेवल पर है, और जो पाकिस्तान इंडिया है वो स्टिल एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पे भी फंसे हुए हैं। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स एंड मिलिट्री फोर्स, ऑल ऑफ दीज आर एक्सीलेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। वी डोंट नीड एनीवन, बट स्टिल एज अ होल जब एक बड़े लेवल पे लाइक द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब एक बड़े लेवल पे कोई भी मसला आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो साथ में रीजनल कंट्रीज़ का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहलगाम और रेड स्क्वायर के कंट्रास्ट के साथ साथ ये भी कंट्रास्ट किया गया है कि ग्लोबल और रीजनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक मसला, एक जो पॉजिटिविटी आई है वो पॉजिटिव होती होती ग्लोबल लेवल पर पहुंच गई है, और जो नेगेटिविटी है, डिसयूनिटी है, वो स्टिल एट द रीजनल लेवल पर ही अभी तक फंसी हुई है। सो पूरे आर्टिकल में भी इन्हीं से रिलेटेड डिस्कशन की गई है कि हाउ दीज आर कंट्रास्टिव, और इनको ही आगे मजीद एक्सप्लोर किया गया है। यू कैन ऑल्सो रीड दैट एज वेल। So this is the crux and this is the whole story. I hope ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा ये एक्सपीरियंस, and thank you so much for listening with a great patience. I would like to conclude this session. Please remember in your prayers, and thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.